हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGS 185 इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग करवाऊंगी। इस बुक में 3 ब्लॉक्स हैं और जिसके 2 ब्लॉक्स मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज मैं आपको थर्ड ब्लॉक का यूनिट 4 करवाऊंगी, बेसिक्स ऑफ असेसमेंट्स। देखिए, ये है थर्ड ब्लॉक और जिसकी 2 यूनिट्स मैंने करवा दी हैं। आज मैं आपको यूनिट 4 करवा रही हूँ, बेसिस ऑफ असेसमेंट्स, और यूनिट थर्ड इसके बाद में मैं आपको कंप्लीट करवा दूँगी। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, BEGS 185 के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है जिसमें आपको इसकी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सो आज यूनिट 4 करते हैं। ये देखिए, यूनिट 4 है बेसिस ऑफ असेसमेंट्स। अब यहाँ पे इंट्रो पहले थोड़ा सा समझते हैं। वी केम अक्रॉस न्यूमरस ओकेजन्स इन लाइफ व्हेन वी जज थिंग्स दैट वी सी, हियर, टच और पीपल व्हाट वी इंटरेक्ट विद। व्हेनेवर वी मीट अ स्ट्रेंजर वी फॉर्म some impressions about that person. It could be good, bad, interesting, strange, attractive and host of other attributes. Likewise, when we taste new food or come across a new gadgets in the market, we form an opinion about a new atom. अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं आपको ईजी से ईजी वे में समझाने का ट्राई करती हूँ। जैसे आप जब किसी इंसान से मिलते हैं, मानिए आप पहले कभी मिले ही नहीं हैं, तो उस इंसान के ना जो भी अटायर्स हैं, जो उसके कपड़े हैं, जो फॉर्मल बिहेवियर है, या जैसा भी इंसान को देख के ना आप जजमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ह्यूमन इंटेंसिटी होती है कि आप किसी को भी देख के जज करेंगे ही करेंगे। और किसी भी जगह पे आप जाते हैं, मानिए किसी के घर में घुसते हैं, जैसे ही आपने घर में एंट्री ली तो घर को देख के उनका कैसा, घर का इंटीरियर कैसा है, किस तरीके से चीज़ें रखी हुई हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप एक जजमेंट स्टार्ट कर देते हैं। वहीं अगर आपने कोई चीज़ खाने की ऑर्डर करी है, आप कहीं पे हैं और कहीं पे आपको खाने का कुछ दिया जा रहा है, तो आप उसकी शक्ल देख के ही ना चीज़ों को जजमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये चीज़ कैसी होगी, वो इंसान कैसा होगा, बात करने में ठीक है नहीं है। और कपड़ों से आप जज करना स्टार्ट करते हैं, खाने को प्लेट में सर्विंग से जज करना स्टार्ट करते हैं कि टेस्टी होगा या नहीं होगा। क्योंकि चीज़ को ना यूज़ बाद में करते हैं, पहले हमारा इंप्रेशन उसके ऊपर पड़ता है कि वो कैसा दिखने में है, कैसा नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं। बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं लाइफ में, कभी किसी से मिल रहे हैं, कि किसी से बातचीत हो रही है, कभी आप वैसे ही रैंडमली कहीं पे आ जा रहे हैं तो आप किसी से टकरा गए, मिल गए। तो ये चीज़ें होती हैं कि हम लोगों को जज करना स्टार्ट कर देते हैं। सेम चीज़ खाने के साथ में भी यहाँ पे बता रखा है, और कोई चीज़ आप देखते हैं तो उसके साथ भी यही आपको बता रखा है। In same manner, a language teacher is confronted with his huge task of assessing her learners. She can express opinion about each learner based on how good she thinks they are. This is an informal judgment. अब यहाँ पे ना टीचर का 2 तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। एक तो हो गया फर्स्ट एक्सपीरियंस, जैसे कि मानिए आप आपके क्लासरूम में ना टीचर आते हैं, तो मानिए वो फीमेल टीचर, वैसे यूजुअली होता है ना लर्नर्स का, स्टूडेंट्स का फीमेल टीचर्स की साइड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, स्पेशली जो मेल लर्नर्स होते हैं उनका। तो वो उनको देख के ही पहले ही जजमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना है या नहीं लेना, वो उनकी प्रेजेंस से ही डिसाइड कर लेते हैं। सेकंड वन, मानिए आपके टीचर बहुत बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने चीज़ों को एक्सप्रेस करके समझाया है, तो आपको लगता है कि वो कुछ भी पढ़ाएंगी तो वो काफ़ी ईजी ही आपको लगेगा, कुछ भी पढ़ाएंगे सर हैं तो भी वो काफ़ी ईजी लगेगा। तो ये चीज़ें होती है। 2 सिचुएशंस मैंने आपको दे दी, एक जो एक्चुअल में टीचर कर देते हैं कि हर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को ईजी से ईजी वे में समझाते हैं, और एक कुछ की इतनी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं कि उनका होना ही अपने आप में ऐसा लगता है कि हाँ, हमें चीज़ समझ आ ही जाएगी। एंड सेकेंड वन कि टीचर्स काफ़ी आपको मोटिवेट भी करते हैं। बहुत से टीचर्स होते हैं इतना अच्छे से मोटिवेट करते हैं लर्नर्स को, नेक्स्ट लेवल की प्रॉब्लम्स को फेस करने में प्रमोट करते हैं। कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही है उसको समझाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। सो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था जो यहाँ पे आपको दे रखा है। वी एज अ टीचर नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट सच जजमेंट्स। और इसके अलावा जैसे टीचर्स ना कुछ अपने आप भी जजमेंट्स कर देते हैं, जैसे कि कोई चीज़ उन्होंने देखी, वो उनको टफ़ लगा सब समझने में, या बच्चे ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया टेस्ट वगैरह में, असेसमेंट हुई, एप्टीट्यूड टेस्ट था, उसमें किसी स्टूडेंट का अच्छा वो नहीं था, परफॉर्मेंस नहीं था, तो टीचर्स भी उस पर जज करने लग जाते हैं। हाँ, बच्चे को इतना आता है, ये इस टाइप से है। कोई रेगुलर बेसिस पे क्लास में परफॉर्मेंस दे रहा है, काफ़ी अच्छी क्लास देता है और चीज़ों को समझाता भी है, टीचर कुछ भी क्वेश्चन पूछे उसका आंसर बच्चे के पास में ऑन द स्पॉट होता है, तो टीचर्स को जजमेंट हो जाता है कि हाँ, ये बच्चा इस तरीके से है। तो ऐसा कई बार होता भी है कि जो हमारा जजमेंट होता है वो बिल्कुल ठीक हो, किसी को देख के, और किसी चीज़ को, खाने की चीज़ को, या किसी पर्सन से आप मिले उसकी चीज़ उसको देख के आपको हो सकता है आपका जजमेंट गलत नहीं हो, लेकिन नंबर ऑफ़ टाइम्स ऐसा भी होता है कि जो एक्चुअल में हमें दिखता है वो होता
होता नहीं है। तो दोनों ही चीज़ों में हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। अब यहाँ पे आपको हेडिंग दे रखी है रोल ऑफ लैंग्वेज टेस्ट। जो लैंग्वेज टेस्ट होते हैं उसका क्या रोल होता है आपकी लाइफ में, आपकी क्लासरूम्स में। In our most common experience, a test is seen as event that occurs mostly at the end of course and is conducted to access what has been learned. It is also quite common to see test as a stick that rules or discipline learners. Language tests mostly look like a product that has a series of questions or items to which learners are expected to provide correct answers. तो टेस्ट चाहे लैंग्वेज टेस्ट हो, चाहे नॉर्मल क्लास टेस्ट हो, कोई भी किसी भी टाइप का टेस्ट हो, उसमें बेसिकली होता क्या है, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दे रखे होते हैं और कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसका एग्जामिनर को होप होती है कि उसके करेक्ट आंसर्स बच्चे दे देंगे। तो यही चीज़ होती है। क्वाइट ऑफन आंसर्स आर डिक्टेटेड टू देम प्रायर टू द एग्जाम्स। और कुछ ऐसे भी आंसर्स होते हैं जिनको एग्ज़ाम से पहले डिस्कस कर दिया जाता है और फिर बच्चा उस पेपर को अटेम्प्ट करता है। अब ये कैसे होता है, मानिए आपका कोई पेपर हुआ है तो उसमें कंसेप्ट आपको समझा दिया गया, टीचर ने ओरली समझा दिया कि ऐसे ऐसे चीज़ें आएंगी, तो वो वही चीज़ें आपको करनी और आपके एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आप एकदम नाचते नाचते खुश होकर देते हैं कि हाँ चलो जो मैम ने कहा था वही पेपर में आ गया। तो ये चीज़ होती है, दोनों ही सिचुएशन आपको समझ के चलनी है। दिस इज क्वाइट अ कॉमन सिनेरियो इन द इंडियन ESL क्लासरूम्स। दो इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज जो क्लासरूम्स होते हैं वहाँ पे ऐसे कॉमन सिनेरियो देखने को मिलता है। स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में ये चीज़ होती है। एग्जाम से पहले टीचर ना कुछ हद तक चीज़ों को डिस्कस कर देते हैं और कई स्कूल्स में ऐसा आपने सुना भी होगा कि एग्जाम से पहले टीचर ना पेपर को थोड़ा डिस्कस कर देते हैं कि इस तरीके से चीज़ें उनको खुद से करनी होती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपको दे रखा है, इन अ क्लास अ टीचर नॉट ओनली डिलीवर्स अ लेसन दैट शी सपोज टू, शी ऑल्सो ऑब्जर्व द लर्नर एंड मैनर्स इन विच हर लेसन ही इज रिसीव्ड. इफ शी फिगर आउट द सम ऑफ द लर्नर्स आर नॉट एबल टू फॉलो हर, देन शी जुडिशियली चेंज हर स्ट्रेटजीज टू प्रोवाइड फर्दर हेल्प ऑन टॉपिक. अब जो क्लास टीचर्स होते हैं किसी भी स्कूल में, किसी भी क्लास में जो टीचर्स होते हैं, उनको एक लेसन या पॉइंट या चैप्टर कंसेप्ट समझाना होता है, तो वो अपनी उस ड्यूटी को तो काफ़ी अच्छे से करते ही हैं, वो इन्फॉर्मेशन को काफ़ी अच्छे से डिलीवर करते हैं. प्लस कुछ टीचर्स बच्चों को भी ऑब्जर्व करते हैं कि उनको वो चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है. तो फिर अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, टॉपिक टफ लगता है, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो भी फिर टीचर्स कुछ हेल्प करते हैं, कुछ ईजी ट्रिक्स निकालते हैं, कुछ ईजी से ईजी वे में समझाने का ट्राई करते हैं ताकि वो बच्चे को समझ में आ जाए. और या फिर कुछ ऐसे छोटे छोटे टास्क या एक्टिविटीज़ दे देते हैं जिससे वो उस चीज़ को सीखने का ट्राई करें. टू चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग द टीचर ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस. जैसे टीचर ने कोई कंसेप्ट या पैराग्राफ या चैप्टर पढ़ाया है, पढ़ाते पढ़ाते टीचर्स ना टेस्ट भी लेते हैं जिससे उनको ये चीज़ का श्योर हो जाए कि हाँ बच्चे को कोई चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, और नहीं तो कहाँ पे डाउट है, या क्लास पूरी एक्टिव है या नहीं है, उन टॉपिक्स को सुनने में ध्यान दे रहे हैं बच्चे की नहीं दे रहे हैं. तो इन सब चीज़ों के लिए टीचर्स छोटे छोटे टेस्ट भी ले लेते हैं पढ़ाते वक्त, चीज़ों को रिपीट करने के फॉर्म में कि आप उसका आंसर दीजिए. कोई इंपॉर्टेंट डेट थी तो वो पूछ लिया, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक था उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपसे दोबारा से पूछ लिए, कोई स्टेटमेंट थी, तो इस तरीके से चीज़ें कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट, the language teachers who can get evidence to gradual development changes in learners and help them to move their next higher level of learning by providing them that a bit of extra help and feedback which is required for a learners at the moment of learning. अब यहाँ पे क्या चीज़ आपको बता रखी है, जैसे एक क्लास का टाइम होता है 1 ईयर का, कि आपको 1 ईयर में एक सेशन स्टार्ट करवा और उस कंप्लीट सेशन में जो आपके हाफ ईयरली और जो जो एग्ज़ाम्स होंगे वो देते जाना है और फाइनल ईयर आपका हो जाता है, 1 साल में कंप्लीट हो जाता है सेशन. बट उस टाइम पीरियड में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो नई नई चीज़ों को एडवांस लेवल पे सीखने का ट्राई करते हैं. तो टीचर्स उनको कैप्चर करते हैं कि हाँ उन्होंने ये चीज़ कंप्लीट कर ली, बेसिक कंप्लीट हो गया, उसके बाद में उनको कुछ एडवांस चीज़ें प्रोवाइड करते हैं. और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बेसिक्स भी कंप्लीट नहीं हो पाते हैं और वो उसी चीज़ के साथ में लास्ट तक रह जाते हैं. तो ये क्लास टू क्लास डिपेंड करता है. और इस चैप्टर में जो ये यूनिट 4 है, इसमें आपको मैं पूरा कंप्लीट इंट्रो बता दूंगी क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे दे रखी हैं, क्योंकि इसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न चेक और प्रोग्रेस दे रखा है वो मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इसलिए मैं इस पूरी यूनिट का इंट्रो दे रही हूँ ताकि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसको अटेम्प्ट कर पाएँ. इसके बाद में नेक्स्ट आता है की टर्म्स.
टेस्ट, असेसमेंट्स, मेजरमेंट्स एंड इवैल्यूएशन। कुछ आपको की टर्म्स दे रखी हैं, वन बाय वन इन चारों टर्म्स को हम समझेंगे। पहला है टेस्ट, सेकंड वन इज़ असेसमेंट, थर्ड वन इज़ मेजरमेंट एंड नंबर फोर्थ इज़ इवैल्यूएशन। अगर आप चारों टर्म्स के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपको पता है ये चारों ही टेस्ट के एक टाइप हैं, एक स्टूडेंट को, एक लर्नर को जज करने का ही एक तरीका है। पहला है टेस्ट। The concept of test implies a design procedure with which measure learners' abilities or outcomes of learning at different points of time in curriculum. That learners are aware that they are being tested and prepare themselves to give their best performance. जो टेस्ट होता है ना, ये एक तरीके का डिज़ाइन प्रोसीजर होता है जिसमें लर्नर के आउटकम्स को देखा जाता है कि जो टीचर ने पढ़ाया उसमें से कितना बच्चे को समझ में आया, कितना उन्होंने रिगेन किया। अब यूजुअली इसमें क्लास टेस्ट भी होता है, हाफ ईयरली एग्जाम्स भी होते हैं जिसमें आपको पहले से बता दिया जाता है कि पहले आपके 2 चैप्टर्स का टेस्ट होगा, फिर यूटी है या क्लास टेस्ट है उसमें आपका 1 चैप्टर आ रहा है या 2 कंसेप्ट्स आ रहे हैं। आपको ये चीज़ पहले से बता दी जाती है और आपका माइंड सेट कर दिया जाता है कि आपको अपनी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। सो जो टेस्ट होते हैं उनको फॉर्मल एस्टिमेट ऑफ लर्निंग के लिए डिज़ाइन किया जाता है कि एक जो लर्निंग है, कितना बच्चे ने समझा है, उस चीज़ का एक आइडिया टीचर को लग जाए। Learner language capabilities, they are designed based on pre-taught syllabus और notions of learner's ability at the point of testing। तो जो टेस्ट होता है बेसिकली जो पहले से सिलेबस पढ़ा दिया हो, कंसेप्ट पढ़ा दिए हो, उससे रिलेटेड एक टेस्ट लिया जाता है। Quite often tests have sets of items to measure language capabilities in the 4 skills। तो जो यूजुअली जो टेस्ट होते हैं, लैंग्वेज टेस्ट की अगर बात करें तो 4 स्किल्स को मेजर करा जाता है उससे बच्चे की। लिसनिंग की, कितना अच्छे से आपने सुन के समझा है, स्पीकिंग की, आप कितना बोल के उसको समझा पा रहे हैं, रीडिंग हो गया पढ़ना, और राइटिंग हो गया लिखना। तो ये 4 टेस्ट, ये 4 स्किल्स के ऊपर वर्क किया जाता है और इनके 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक तो ग्रामर हो गया और एक वोकैबुलरी हो गया। तो लैंग्वेज टेस्ट बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके लिया जाता है। सम एग्जाम्पल ऑफ दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर, जैसे ये जो टेस्ट होता है उसका बेसिकली एमसीक्यू होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, और ऐसे टाइप क्वेश्चंस को टेस्ट लेके और चीज़ों को समझाया जा सकता है। फिलअप्स में बेसिकली ग्रामर आ गई, और ग्रामर या फिर क्लॉज टेस्ट वगैरह आप देते हैं, प्रेपोजिशंस देते हैं, और एमसीक्यूज़ में आपके कई बार सिनोनिम एंटोनिम्स आ जाते हैं जो आपकी वोकैबुलरी टेस्ट करने के लिए हो जाते हैं। कॉम्प्रीहेंशन आ जाता है जो आपकी रीडिंग प्लस राइटिंग दोनों को टेस्ट करता है कि आपने किसी चीज़ को कितने अच्छे से पढ़ा और उसके कितने आउटकम्स निकाले। कॉम्प्रीहेंशन चेक होता है, जैसे आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसके बाद में आपको उससे क्वेश्चन को लिखना पड़ता है। यूजुअली हायर क्लासेस में 2 या 3 पैराग्राफ आते हैं एग्जाम में, एक जो आपकी बुक से रिलेटेड होता है, तो आपको कुछ एक्सटर्नल पैराग्राफ दे दिए जाते हैं और उसमें आपको क्वेश्चंस को पढ़ के निकालना पड़ता है। तो ये हो गया टेस्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना इसी बात पे। नाउ टेस्ट कैन ऑल्सो मेजर प्रोडक्शन और लैंग्वेज यूज़ इन रियल टाइम। इसके अलावा जो टेस्ट है ना, जैसे आप लैंग्वेज जब सीखते हैं तो आपको बुक के अलावा कुछ रियल लाइफ में भी लैंग्वेज को, वर्ड्स को अप्लाई करना पड़ता है, तभी आपको चीज़ें समझ में आती है। सपोज़ आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो जब आप इंग्लिश को आसपास में यूज़ करेंगे, आसपास के इन्वायरमेंट में यूज़ करेंगे, तभी आपको इंग्लिश आएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक्स में पढ़े जा रहे हैं और आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो इसलिए ये सब टेस्ट का एक पार्ट होता है जिसमें आपकी लैंग्वेज की परफॉर्मेंस चेक करी जाती है, कॉम्पिटेंस चेक किया जाता है कि कितना आपको समझ में आया, कितना आप वर्ड्स को सीखे हैं, ये सब चीज़ें आपके टेस्ट में आती हैं। सेकेंड वन इज़ असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट एक तरीके की अम्ब्रेला होती है जिसके अंदर डिफरेंट वैरायटी के मेजरमेंट्स और एस्टिमेट्स लिए जाते हैं लर्नर की परफॉर्मेंस की, कि उनको कितना समझ में आया है। असेसमेंट इन कॉन्ट्रास्ट द मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग लर्नर्स परफॉर्मेंस इन द वैरायटी ऑफ वेज। बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं जिसमें लर्नर की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, वो चीज़ें आती हैं आपके असेसमेंट में। असेसमेंट में सबसे छोटे लेवल पे होता है कि आपके टीचर ने कोई कंसेप्ट पढ़ाते पढ़ाते आपसे रैंडम क्वेश्चन पुट किया और आपने उसका आंसर दे दिया। रिस्पॉन्डिंग टू अ टीचर क्वेश्चंस इन क्लास, और पार्टिसिपेशन, या फिर ग्रुप में डिबेट हो रही है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई क्विज आपसे पूछी जा रही है, तो उस टाइप से जो चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें आती हैं असेसमेंट में, जिसमें बेसिकली आपको एक पर्टिकुलर लिमिट में बहुत ही कम सेकेंड्स का टाइम दिया जाता है और उतने में ही आपको आंसर देना पड़ता है। सेकेंड हो गया असेसमेंट। इसके बाद में आता है मेजरमेंट। नेक्स्ट वन इज़ मेजरमेंट।
As both test and assessments are ways to obtain estimates of learners' ability through performance, we need to consider how to systematically form such estimates. अब जैसे जो assessments और टेस्ट होते हैं वो ये देखते हैं कि लर्नर की एबिलिटी क्या है, कितना उसने समझा है और उस चीज़ को कैसे कितने लेवल पे एस्टिमेट किया जाएगा, कम या ज़्यादा, तो वो चीज़ आती है मेजरमेंट में. अ फॉर्मल वे टू एस्टिमेट इज़ टू गिव वेट टू परफॉर्मेंस बाय यूजिंग अ रॉ स्कोर्स एंड लेटर ग्रेड्स और स्केल्स. जब आप स्कोर कार्ड यूज़ करते हैं, ग्रेड कार्ड यूज़ करते हैं, स्केल्स पे मेजर करते हैं कि इतने % बच्चे को मार्क्स देने चाहिए, तो वो चीज़ आती है आपकी मेजरमेंट में. जो ये डिफरेंट यूनिट्स होते हैं इन्हें हम मेजरमेंट कहते हैं. इसमें हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है रॉ स्कोर, एक सेकंड वन है स्केल. स्केल जो होता है उसमें भी आपको टाइप्स दे रखे हैं, बट पहले रॉ स्कोर बताती हूँ. रॉ स्कोर क्या है? एक न्यूमेरिकल इंडेक्स होता है, ओवरऑल लर्नर की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है. लर्नर्स कैन ऑब्टेन स्कोर फ्रॉम द टेस्ट व्हेन स्कोर्स आर नॉट येट ट्रांसफर्ड स्टैटिकली. इट कॉल्ड अ रॉ स्कोर. रॉ स्कोर्स कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर स्टैटिकल एनालिसिस लाइक कैलकुलेट द मीन स्कोर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप. जब आप परसेंटेज काउंट करते हैं ना, परसेंटेज काउंट करने का मतलब हो गया जैसे कि एक क्लास में 30% स्टूडेंट्स ने अच्छा एवरेज रिजल्ट दिया, तो आपने पूरी क्लास का पहले परफॉर्मेंस देखा, फिर आपने देखा कि हाँ क्लास के इतने बच्चों में से इतना रिजल्ट आया, तो उस चीज़ को कहते हैं रो स्कोर. जिसमें कोई स्टैटिकल एनालिसिस फर्स्ट टाइम पे नहीं होता उसे हम रो स्कोर कहते हैं. इसके बाद में नेक्स्ट आता है स्केल. स्केल का मतलब क्या है? ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप परफॉर्मेंस को स्केल पे पुट कर दें. जैसे 10 नंबर का एक स्केल है, तो आपसे पूछा जाए कि आप इसमें कितने मार्क्स देने जाएंगे. 10 on 10 देंगे, 10 में से 7 देंगे. जैसे एग्जाम्पल मानिए ये जो आज का जो यूनिट है, यूनिट 4 जो मैं आपको करवा रही हूँ, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, जो मैंने आपको समझाया है उसका आप मुझे स्केल में कितने मार्क्स देंगे. 10 का स्केल है, तो आप उसमें से मुझे कितने मार्क्स देंगे. चलिए एक्टिविटी भी हो जाएगी. आप मुझे कमेंट करिए कि इस यूनिट 4 के लिए आप मुझे कितने स्केल देंगे. ओके, नाउ यहाँ पे आपको स्केल के ना 4 टाइप्स दे रखे हैं जिसको स्कोर कार्ड में यूज़ करते हैं. 4 टाइप्स ऑफ स्केल दे रखे हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती है मेजरमेंट की. फर्स्ट है नॉमिनल स्केल एंड सेकंड वन इज़ ऑर्डिनल, थर्ड वन इज़ इंटरवल एंड नंबर 4th इज़ रेशो. तो ये 4 टाइप के आपको स्केल दे रखे हैं. नॉमिनल स्केल में क्या होता है? जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको काउंट किया जाता है. जैसे जो बिगनर्स होते हैं उनमें ज़्यादा अच्छे लेवल पे वो नहीं पढ़ते, उनके बेसिक चीज़ें उनको समझाई जाती है. फिर इंटरमीडिएट होता है, फिर एडवांस लेवल होता है. तो जब आप बिगनर्स, इंटरमीडिएट और एडवांस ऐसे टाइप के लेवल्स को मेजर करते हैं तो वो चीज़ आती है नॉमिनल स्केल में. उसके बाद में नेक्स्ट आता है ऑर्डिनल स्केल में. ऑर्डिनल स्केल का मतलब होता है जब आप रैंक ऑर्डर देते हैं. रैंक ऑर्डर का मतलब ये है कि जैसे 100 मार्क्स में से कितना स्कोर बच्चे ने किया है, कितना उसको समझ में आया है, उसकी लैंग्वेज एबिलिटी या फिर जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो चीज़ क्या है. जैसे आपके स्कूल में अभी जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं कॉलेज के, उसमें आपको प्रैक्टिकल के अलग मार्क्स मिलते हैं, असाइनमेंट्स के अलग मिलते हैं और थ्योरी के अलग मिलते हैं. तो ओवरऑल जो मेजर किया जाता है उसको कहते हैं ऑर्डिनल स्केल. इसके बाद में नेक्स्ट आता है इंटरवल. इंटरवल का मतलब ये हो गया कि जो इक्वल डिफरेंसेस होता है, जैसे एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस लाइक अ टेस्ट स्कोर और समवंस हाइट व्हेन प्रेजेंटेड ऑन अ स्केल दैट इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 2 इंटरवल्स व्हेन इंटरवल्स आर ड्रॉन एट इक्वल डिफरेंस ऑफ स्कोर्स और एबिलिटी. तो उसे इंटरवल कहते हैं. इंटरवल में क्या होता है? ये यूजुअली आपको ये स्केल जो आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं ना उसमें होता है, जहाँ पे फिजिकल भी हो. उसमें एक टाइपिंग टेस्ट होता है. टाइपिंग टेस्ट मतलब एक CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपके 25 मार्क्स के 4 सेट्स होते हैं. 100 मार्क्स का वो पेपर होता है. एक आपका फिजिकल ले लिया, एक उन्होंने आपका राइटिंग स्किल्स देख लिया. तो ऐसे टाइप के जो टेस्ट होते हैं ओवरऑल कंबाइन करके आपको दे दिया जाता है, उसे आप इंटरवल कहते हैं. और नेक्स्ट आता है रेशो. तो ये 4 स्केल्स आपके पास में दे रखे हैं. आप वीडियो पॉज करना, इनको एक एक बार रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएंगे. नेक्स्ट आता है इन लैंग्वेज टेस्टिंग वी मोस्ट ऑफन यूज ऑर्डिनल एंड इंटरवल स्केल्स टू मेजर लर्नर्स परफॉर्मेंस. जब लैंग्वेज टेस्टिंग होती है तो या तो आप ऑर्डिनल या फिर जो इंटरवल स्केल होता है, ये जो दोनों स्केल्स होते हैं इनका यूज़ करते हैं. क्योंकि जो लैंग्वेज टेस्टिंग होती है, पहले मैंने आपको अभी पीछे समझाया कि इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. लर्निंग, रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग एंड राइटिंग. कितना आप अच्छे से सुन के चीज़ों को कैप्चर कर पाए, कितना आपने समझा, कितना अच्छे से आप लिख पाए, प्लस ग्रामर और वोकैबुलरी. ये 2 बेसिस पे और इसको डिवाइड कर दिया जाता है.
इन 4 स्केल्स के बाद में नेक्स्ट टाइप आपके पास में आता है प्रोफिशिएंसी स्केल, जैसे कि फ्लुएंसी को जज किया जाता है। डिस्क्रिप्शन कैन बी सिस्टमेटिकली रिप्रेजेंटेड एज बैंड और स्केल्स और लेवल। अब ये जो स्केल्स होते हैं ना, प्रोफिशिएंसी स्केल जो होता है ये यूजुअली जो आपके फॉरेन टेस्ट होते हैं, जैसे आइल्स या टॉफल, आप बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं या जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो उस टाइम पे ऐसे स्केल्स को यूज़ किया जाता है। ईच स्केल रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ दैट behavior and test is designed and is scaled up down to match with levels of learner ability at the points of testing। यहाँ पे डिफरेंट स्केल्स में आपकी एबिलिटीज़ को डिवाइड कर दिया जाता है और आप उस सेक्शन में कितना आपने स्कोर किया उस अकॉर्डिंग आपको स्केल दिया जाता है। लैंग्वेज एबिलिटी में रेंज फ्रॉम नॉलेज ऑफ अ फ्यू वर्ड्स टू बीइंग हाईली प्रोफिशिएंट एंड फ्लुएंट इन लैंग्वेज तक इसको मेजर किया जाता है। पहले तो आप वर्ड्स को कितना समझें, कितनी आपकी ग्रामर या वोकैबुलरी पे कमांड है, उसके बाद में उन वर्ड्स को कैसे आप यूज़ कर पा रहे हैं और उनसे कितनी फ्लुएंसी आपके अंदर आ पाती है, ये चीज़ें इसमें जज करी जाती हैं। यूजुअली इसमें जो स्कोरिंग होती है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो MCQ बेस्ड होते हैं। वी यूज़ अ बाइनरी फॉर्म ऑफ स्कोरिंग विद 1 करेक्ट आंसर एंड 0 फॉर इनकरेक्ट आंसर। बाइनरी फॉर्म ऑफ स्कोरिंग का मतलब होता है कि अगर आपका आंसर ठीक है तो भी आपको स्कोरिंग होगी और अगर आपका आंसर गलत है तो भी आपको स्कोरिंग होती है। और ये आपके गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में आपने देखा होगा, गलत आंसर के लिए आपको नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं और सही आंसर के लिए आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलते हैं। तो ये जो दोनों तरीके के, आप चाहे कैसा भी आंसर करें, कितना भी करके आए, आपको बाइनरी फॉर्म ऑफ स्कोरिंग होगी ही होगी। तो ये चीज़ होती है कि आपको पॉजिटिव भी मिला और नेगेटिव भी मिला, ये चीज़ होती है बाइनरी फॉर्म ऑफ स्कोरिंग, जिसमें आपको करेक्ट आंसर के लिए भी मार्क्स दिया जाता है और इनकरेक्ट आंसर के लिए भी मार्क्स दिया जाता है। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन। थर्ड जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है इवैल्यूएशन। वाइल असेसमेंट फोकस ऑन सिस्टमेटिक मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा अबाउट लर्नर्स परफॉर्मेंस यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टूल्स ऑफ मेजरमेंट्स एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम इवैल्यूएशन द डिसीजन टेकन बेस्ड ऑन सच information. So evaluation is the interpretation of information so that decision can be taken about learner promotion to higher grade or the effectiveness of language program itself। जैसे कि असेसमेंट्स हो गए, टेस्ट हो गए, तो इसमें फोकस होता है लर्नर की एबिलिटी को कैप्चर करना जिसकी वजह से उसको हायर लेवल में हम प्रमोट कर सकें या जो उसने चीज़ पढ़ ली उसके बाद में सेकेंड उसमें देखा जाए। जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ, मानिए कोई ऐप होती है जो इंग्लिश में ऐप्स होती है ना, मैं ड्यूलिंगो का एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं वैसे बता रही हूँ। उसमें क्या होता है कि आपके पास ना अलग अलग स्टेजेस होते हैं, आपको पहले एक को कंप्लीट करना होता है, उसके बाद में आप दूसरे पे जा सकते हैं। कोई भी गेम, रैंडम एग्जांपल लीजिए, कोई भी गेम जो आपको पसंद हो, सबवे सर्फ या फिर कैंडी क्रश, कोई भी ऐसे गेम आप एग्जांपल लीजिए। उसमें क्या होता है, पहले आपको एक लेवल को कंप्लीट करना पड़ता है। जब आप उस लेवल को कंप्लीट करते हैं तो उसमें आपको रेटिंग मिलती है कि आपने कितनी बार में उस लेवल को किया, कितने अच्छे से किया। उसके बाद में आप सेकेंड लेवल पर तभी जा पाते हैं जब आपका फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो जाता है। तो यही चीज़ आपकी इवैल्यूएशन में आती है। और इसका जो इवैल्यूएशन होता है इसका क्या क्या इम्पैक्ट लर्नर के ऊपर पड़ सकता है, तो वो लर्नर की जो करियर होता है उसको शेपिंग करने में हेल्प करता है। मेकिंग चेंज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। अगर आप एज अ टीचर आपको इवैल्यूएट किया जा रहा है तो आपकी जो टीचिंग स्किल्स है वो बढ़ेंगी। अगर आप एज अ लर्नर आपको इवैल्यूएट किया जा रहा है तो जो आपकी लर्निंग स्किल्स है वो बढ़ेंगी। तो ये सब चीज़ें आपको बता रखा है। सी पॉइंट में बता रखा है फुलफिलिंग ब्रॉडर गोल्स लाइक ब्रिंगिंग इन टीचर एंड करिकुलम चेंजेस। तो ये 3 पॉइंट्स के ऊपर आपको वर्क करना पड़ता है। इवैल्यूएशन, अगर ये कंसेप्ट आपके पास में एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाता है तो आप इसमें ये बहुत ही अच्छा सा डायग्राम आपको दे रखा है, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। पहला है टेस्ट, फिर मेजरमेंट, असेसमेंट और टीचिंग, और ये चारों को जो मेजर करता है, चारों को जो देखा जाता है वो आता है इवैल्यूएशन में। तो ये चारों पार्ट्स मैंने आपको समझाए। उसके बाद में इवैल्यूएशन इन्हीं को डिफाइन करता है, ये आप इसमें डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं। चेक योर प्रोग्रेस 2 दे रखी है, चाहे तो आप कर लेना, चाहे तो मत करना। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा इस यूनिट से, इसमें आपको इंट्रोडक्शन पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि क्वेश्चन जैसे भी आए आप उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। और ये यूनिट कंप्लीट होने के बाद में आपकी 3rd यूनिट और रह जाती है, वो मैं कंप्लीट करवा के फिर आपको इसका एक जो पैटर्न क्वेश्चन है वो मैं आपको थोड़े से प्रोवाइड करवा दूंगी ताकि आपको आइडिया लगे कि इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे।
नेक्स्ट हेडिंग आती है टेस्ट टाइप एंड पर्पस। जो टेस्ट लिया जा रहा है कि हाँ इवेलुएट करना है, बच्चे के टेस्ट लेने जाते हैं, उसमें कितने टाइप्स होते हैं और क्या उसका पर्पस होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ मल्टीपल पर्पस दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट है एप्टीट्यूड, अचीवमेंट, डायग्नोस्टिक, प्रोफिशिएंसी एंड प्लेसमेंट टेस्ट। ये देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 ये पांचों चीज़ें पहले पैराग्राफ में आपको समझाऊंगी मैं 4.41 हेडिंग में। सेकेंड हेडिंग में हम पढ़ेंगे समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसके बाद में थर्ड में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्डाइज टेस्ट और क्लासरूम बेस्ड टेस्ट। तो ये 3 हेडिंग्स में आपके पास में डिफरेंट टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो पहले हेडिंग स्टार्ट करते हैं जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज का एक एग्जाम्पल ले रखा है। ये एक तरीके की एबिलिटी होती है कि आपने लैंग्वेज को कितना समझा, इसके लिए एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ये बेसिकली आपके जो फिनोटिक साउंड्स होते हैं, प्रोनाउंसिएशंस होते हैं, या जो वर्ड की स्पेलिंग को चेक करना होता है, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में। और कई बार ऐसा आपने देखा होगा वर्ड्स का प्रोनाउंस जो होता है वो डिफरेंट होता है। 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, स्टिल सबका जो साउंड होता है वो बहुत अलग होता है। इसीलिए इंग्लिश को काफ़ी टफ लैंग्वेज में माना जाता है। तो ये जो आप साउंड टेस्ट देते हैं ये चीज़ आता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट में। सेकेंड आता है अचीवमेंट्स, टेस्ट एंड असेसमेंट दैट आर एडमिनिस्ट्रेटेड टू गेट एस्टिमेट्स ऑफ लर्नर व्हाट हैज़ बीन लर्न, द कोर्स ऑब्जेक्टिव एंड द सिलेबस आर अचीवमेंट टेस्ट। आपके पास में सिलेबस कितना है और कितना उसमें से आपने कैप्चर किया है, कितना आपने लर्न किया है, कितना आपने स्कोर किया है, वो चीज़ आती है आपकी अचीवमेंट टेस्ट में। और जो दीज असेसमेंट टेस्ट जो होते हैं वो कब होते हैं, कोर्स के ड्यूरिंग भी हो सकते हैं, जैसे आपके फर्स्ट टर्म हो गए, सेकंड टर्म हो गए और फाइनल टर्म के एग्जाम्स होते हैं, या फिर जो क्लास टेस्ट होते हैं। तो एंड कोर्स में एक फाइनल एग्जाम होता है, प्लस जो कोर्स के ड्यूरिंग होते हैं उसमें आपके छोटे टेस्ट हो जाते हैं। ये चीज़ें आपकी अचीवमेंट्स में आती हैं। नेक्स्ट आता है इन शॉर्ट, बेसिकली आपकी जो अचीवमेंट है ना उसमें आपकी ग्रोथ देखी जाती है पीरियोडिकली, कि आपने कितने टाइम में कितना स्कोर करा, कैसे आपकी ग्रोथ थी, पहले कितना कम थे फिर धीरे धीरे आपके कितना स्कोर हुआ। तो ये चीज़ आती है आपकी अचीवमेंट्स में। नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट आर कंडक्टेड टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द लर्निंग प्रोसेस एंड एस्पेक्ट दैट आर नॉट येट लर्न, उसे कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट में ये चीज़ें तो देखी जाती हैं कि आपने कितना पढ़ा कितना नहीं, और साथ साथ ये भी देखा जाता है कि जो आपका रह गया वो कितना रह गया और क्यों रह गया, क्या वो समझ में नहीं आया या वो टफ था, उसको कैसे ईजी वे में आपको कंप्लीट करवाया जाए, तो उसे हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोफिशिएंसी। अब इस टेस्ट को क्या कहते हैं, ये लेवल ऑफ लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट होता है। इन टेस्ट को किसी भी टेक्स्ट बुक से या सिलेबस से टाई अप नहीं किया जाता। इसमें कितना आपने चीज़ों को समझा, कितना देखा, ये यूजुअली स्पोकन में होता है कि आप कितना वर्ड्स को काफ़ी अच्छे से समझ पाए हैं। तो इस टेस्ट को बुक्स या टेक्स्ट बुक से टाई अप नहीं किया जाता, जैसे बाकी टेस्ट को टेक्स्ट बुक से टाई अप किया जाता है। इसमें बेसिकली सेवरल कंपोनेंट्स होते हैं, 4 स्किल्स आपको दे रखे हैं। इसमें लिस्टिंग हो सकती है, स्पीकिंग हो सकता है, रीडिंग राइटिंग, और 2 एलिमेंट्स होते हैं ग्रामर और वोकैबुलरी। अगर पहले की वीडियो स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हैं तो आपने देखा होगा ये चीज़ मैं पहले भी एक्सप्रेस कर चुकी हूँ। और इसको यूजुअली जो फॉरेन बेस्ड टेस्ट होते हैं, आपको किसी दूसरी कंट्री में जाना है एजुकेशन या बिजनेस के पर्पज से, तो आपको ना ये टेस्ट देने होते हैं, आईएलटीएस, टॉफल और कैम्ब्रिज टेस्ट। तो ये फॉरेन टेस्ट होते हैं जिसको आपको दे के ही आप दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। तो ये टेस्ट में ये 4 चीज़ों को सेट किया जाता है, ये 4 चीज़ें उसमें देखी जाती है। लिसनिंग टेस्ट होता है, स्पीकिंग टेस्ट होता है, रीडिंग टेस्ट भी होता है, राइटिंग स्किल्स भी देखी जाती हैं। ये आपके पास में नेक्स्ट आता है प्लेसमेंट। इसी में ही होता है कि एक तरीके की प्लेसमेंट आपको तभी मिलती है, लर्नर की नॉलेज को और जो टारगेट लैंग्वेज होती है उसको टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास में फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। समेटिव या समेटिव देख लीजिए आप इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे। इन ऑर्डर टू एक्सेस नॉलेज ऑफ लर्नर्स, असेसमेंट्स आर कंडक्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस वन विच आर यूज टू गेट एन एस्टिमेट ऑफ ओवरऑल लर्निंग एट द एंड। जब आप ओवरऑल लर्निंग देखते हैं एट द एंड की कितना बच्चे को समझ में आया, उसे हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट। और जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है या तो ईयर के एंड में आपने देखा, या क्लास पूरी कंप्लीट हो गई और लास्ट के
के 10 मिनट्स में आपने ओवरऑल देखा कि जो आपको कंसेप्ट समझाया गया, आपके टीचर ने टेस्ट लिया आपका कि ओवरऑल जितना समझाया क्या वो आपको समझ में आया। तो जब ओवरऑल लर्निंग देखी जाती है एट द एंड तो उसे हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। दिस गिव अ टोटल एस्टिमेट ऑफ लर्निंग अचीव बाय द लर्नर्स। तो ये एक तरीके का टोटल एस्टिमेट देता है कि 40-45 मिनट्स आपको इतना समझाया गया है, जिसमें से 70, 80, 90 जितना परसेंट भी बच्चे को समझ में आया है, तो एक परफॉर्मेंस आपकी देखी गई। नेक्स्ट आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या मतलब होता है, इसमें डिफरेंट पॉइंट होते हैं कोर्सेज के, जिसमें आपका टेस्ट भी हो सकता है, थ्योरी भी हो सकता है और रीडिंग भी हो सकता है, प्रैक्टिकल भी हो सकता है। तो उसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, जिसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स को मेजर करके एक पूरा प्रॉपर आपको मार्कशीट बना के दे दी जाती है। इसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। समेटिव असेसमेंट हेल्प इन टेकिंग डिसीजन लाइक प्रमोशन टू अ हायर ग्रेड। जो समेटिव असेसमेंट होता है ये हेल्प करता है कि आपको लास्ट में प्रमोशन देना है या नहीं देना है। जैसे आप नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो उसमें आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ और ग्रेड कार्ड्स को देखा जाता है। नेक्स्ट इसमें और चीज़ें आपको क्या दे रखी हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट में बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि शॉर्ट क्विज हो गए, टेस्ट हो गए। इसके अलावा कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं लाइक असाइनमेंट हो गया, या ऐसे टाइप रिस्पॉन्स आपको कोई भी दे दिया जाता है, रिपोर्ट्स हैं, क्लासरूम की ऑब्जर्वेशंस है। तो ये सब चीज़ें आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट में आती हैं। और इसके अलावा जो सेल्फ असेसमेंट होता है उसे भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा लेटर्स जो होते हैं उनको ऑल्टरनेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के कुछ एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। वनडे एग्जाम में जहाँ पे इंग्लिश को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें आपको ऐसे टाइप्स दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि जो ऊपर आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं उनमें से कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट का एग्जाम्पल है या नहीं है, तो आपको पिक करना होता है। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और क्लासरूम बेस्ड टेस्ट। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में क्या होता है, व्हेन अ टेस्ट मेजर्स अ लर्नर एबिलिटी अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑब्टेन एज मिडल स्कोर मीन मीडियम मोड बाय पॉपुलेशन हु हैज़ टेकन द टेस्ट प्रीवियसली इज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। This mode of measuring learners' capability against a fixed norm is called a norm form reference test. Example of standardized tests are IELTS and TOEFL. Both the tests are used to taking up jobs in higher academics. The former is used in the United Kingdom and the latter in the United States and Canada. जैसे आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो आपको IELTS और TOEFL देना पड़ता है। तो ये जो टेस्ट होते हैं ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, जहाँ पे आपकी एज या उसके अकॉर्डिंग आपसे पेपर नहीं पूछा जाता है। वो सिर्फ एक लैंग्वेज टेस्ट होता है कि आप वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे उस लैंग्वेज के साथ में या नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे आप बीटेक होल्डर हैं, चाहे आप एमबीए करी हुई है, चाहे आपने कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास में, लेकिन जब आप एक पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी का फॉर्म भरते हैं, मानिए आप 12th पास जो फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपसे सेम सिलेबस पूछा जाता है, सबके अकॉर्डिंग आपको जज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपकी अलग क्वालिफिकेशन तो आपको कुछ अलग तरीके से पेपर दे दिया जाएगा, सबके लिए ओवरऑल सेम पेपर आता है। तो ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में आपके पास में आता है। इसके बाद में it also serve the purpose of taking a decision whether a candidate should get entry into the foreign country। और ये जो टेस्ट है ये बेसिकली इसलिए भी लिए जाते हैं इस पर्पस से कि आप फॉरेन कंट्री में एंट्री ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है इन कॉन्ट्रास्ट सम टेस्ट मेजर्स लर्नर कैपेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द अचीवमेंट्स ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव डिफरेंट लेवल्स ऑफ परफॉर्मिंग्स एंड लिंक्ड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेड्स एंड डिस्क्रिप्शंस। इसको कहते हैं क्रिएशन रेफरेंस टेस्ट। अब ये कैसे होता है, जैसे कि आप कोई भी आपका क्लास परफॉर्मेंस चल रहा है जिसमें आपको प्रमोशन दिया जाता है, आप कहीं पे भी प्राइवेट सेक्टर में एज अ एम्प्लॉय वर्क करते हैं तो वहाँ पे आपके रेगुलर बेसिस पे टेस्ट होते हैं, इंटरेक्शन होता है, इंटरव्यूज़ होते हैं, जिसके बेसिस पे आपको अपने ग्रुप से आगे भेजा जाता है और भेजा नहीं जाता है। तो वहाँ पे क्वालिफिकेशन नहीं, वहाँ पे जितनी आपकी स्किल्स है वो मैटर करती हैं, तो उसे हम क्रिएशन रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। जैसे कि आपने किसी प्राइवेट सेक्टर में 10 to 15 के ग्रुप में एम्प्लॉय एज आप ज्वाइन हो गए और उसके बाद में आपकी जो स्किल्स थी वो बाकियों से धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई, आपने ज़्यादा हार्डवर्क किया तो आपका प्रमोशन जल्दी हो गया। तो ये चीज़ें आती है क्रिएशन रेफरेंस टेस्ट में। इसके बाद में एक होता है क्लासरूम इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। जो क्लासरूम टेस्ट होता है उसमें छोटे छोटे टेस्ट बच्चों के लिए जाते हैं जो कि बच्चों को वैल्यूएबल फीडबैक देते हैं या लर्नर को उनकी लैंग्वेज कितनी अच्छे से समझ में आई, इस तरीके के टेस्ट होते हैं जो कि यूजुअली पेंसिल पेपर बेस्ड हो सकते हैं। जैसे सपोज कोई कंसेप्ट समझा दिया, उसमें से 10 मार्क्स का आपसे छोटा सा टेस्ट ले लिया टीचर ने, तो ऐसे जो टेस्ट होते हैं उनको ESL बेस्ड टेस्ट, क्लासरूम बेस्ड टेस्ट कहा जाता है।
नेक्स्ट हेडिंग आती है टेस्ट फॉर ESL क्लासरूम यूज़। जो इंग्लिश एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज क्लासरूम्स होते हैं उसमें जो टेस्ट लिए जाते हैं, ये यूजुअली आपके स्कूल में या कॉलेज में लिए जाते हैं। कॉलेज में भी नहीं, इवन ये स्कूल में ही होते हैं। इसमें 3 टाइप के टेस्ट होते हैं। फर्स्ट हो गया प्रोफिशिएंसी, सेकंड वन इज़ फॉर्मेटिव एंड थर्ड वन इज़ समेटिव टेस्ट। तो ये 3 टाइप के टेस्ट हैं। इनका जो टाइम होता है, क्यों कब लिया जाता है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट कब लिया जाता है, बिगिनिंग ऑफ द कोर्स और द एंड ऑफ द कोर्स। स्टार्टिंग में इसलिए लिया जाता है कि कितना आपने, आपके बेस कितना है, आपको कितना समझना है, और एंड में इसलिए कि आपको जो चीज़ें समझाई गई वो कितना अच्छे से आपने गेन किया। जैसे आप किसी भी ना प्राइवेट इंस्टीट्यूट में चले जाइए, आप वहाँ पे बोलेंगे आपको ग्रामर सीखनी है, आप बोलेंगे आपको स्पोकन करना है, तो पहले वो आपको जज करते हैं कि आपको कितना आता है, फिर उसके बाद में वो बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के ग्रुप में बच्चों में आपको डाल देते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जो आपका कोर्स होता है ना, उसमें डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। हाफ ईयरली है और यूनिट टेस्ट है, फाइनल सेमेस्टर है, इस अकॉर्डिंग आपका फॉर्मेटिव टेस्ट होता है। इनके जो पर्पस होते हैं ये आप पढ़ लेना। नेक्स्ट आता है समेटिव टेस्ट। ये कब होता है, जैसे एकेडमिक ईयर 1 ईयर में एक बार ले लिया या एट द एंड ऑफ द कोर्स आपसे ले लिया। जो आपके इग्नू के एग्जाम्स हो रहे हैं ये एक तरीके का समेटिव टेस्ट है जो आपसे ईयर में एक बार लिए जा रहे हैं। वैसे तो आपके 4 एग्जाम्स होने चाहिए थे, एक बार दिसंबर में, एक बार आपके जुलाई में होने चाहिए थे, लेकिन कोविड की वजह से और भी कुछ वैसे भी प्रोसेस भी कुछ हद तक स्लो रह गया, जिस वजह से आपके एक बार में ही 8 एग्जाम लिए जा रहे हैं। तो ये हो गई गाइज यूनिट 4, और आई होप आपको समझ में आया होगा। और ऑब्वियसली आपको स्केल पे यूनिट देनी है, मुझे कमेंट करिएगा कैसा लगा आपको। और इसके बाद में इस ब्लॉग की लास्ट यूनिट, इवन इस पूरी बुक की एक यूनिट रहती है, यूनिट 3, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।